हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में यूनिट 3 और चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है मिनरल्स एंड रॉक्स। तो लेट्स कंटिन्यू हियर। तो यहाँ पर अर्थ जो है, ठीक है, ये कंपोज्ड ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स। अर्थ में आपको बहुत सारे एलिमेंट्स मिलेंगे और इस एलिमेंट्स जो हैं वो सॉलिड फॉर्म में हैं। एंड आउटर लेयर ऑफ द अर्थ इन हॉट, अब आपको अर्थ की सरफेस में भी एलिमेंट्स मिलेंगे और हॉट मैग्मा में भी मिलेंगे जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ में है। तो ये दो जगह आपको मिलेंगे एलिमेंट्स। 98% आपको याद रखनी है। टोटल क्रस्ट में जो एलिमेंट्स फाउंड होती है वो ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एलुमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। और जो रेस्ट यानी 2% जो बच गए वो टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, मैंगनीज, सल्फ़र, कार्बन, निकल और भी बहुत सारे अदर एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है। फिर यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं अर्थ क्रस्ट की वो रेयरली आपको दिखेंगी जो सिंगल होंगी और वो कंबाइन होकर इस एलिमेंट्स और बहुत सारे सब्सटेंसेस बनाते हैं। और कभी कभी जब सिंगल भी हो जाते हैं कोई कोई एलिमेंट्स। तो मिनरल के डिफिनेशंस देख लेते हैं। मिनरल जो है एक नेचुरली ऑकरिंग, ये नंबर 1 डिफिनेशन याद रखना, नेचुरली ऑकरिंग होती है, इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होती है। ये अपने आप आपको दिखेगा कि अर्थ के सरफेसेस में इधर उधर डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ये इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होती हैं। इनऑर्गेनिक मतलब होती है जो चीज़ नॉन लिविंग थिंग से बनी हुई है, और ऑर्गेनिक मतलब जो चीज़ लिविंग थिंग्स की बॉडी से बनी है। जैसे ऑर्गेनिक में आप बोल सकते हो कोल, पेट्रोलियम या फिर नेचुरल गैसेस। तो ये सब ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गए। और इनऑर्गेनिक में वही नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कि वही मैंगनीज हो गए, आयरन हो गई और कॉपर, एल्युमिनियम, ये सब हो गए मेटल्स। ठीक है। नॉन मेटल्स एंड मेटल्स हैविंग एन ऑर्डरली एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक भी होते हैं, साथ में इनकी जो स्ट्रक्चर होती है एटॉमिक स्ट्रक्चर वो अलग होती है। ठीक है। और इनकी एक डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन होती है और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती है। तो ये इसकी डिफिनेशन हो गई। मिनरल कंपोज्ड होती है दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के लिए। कभी कभी एक सिंगल मिनरल जैसे सल्फ़र हो गई, कॉपर हो गई, सिल्वर, गोल्ड, ग्रेफाइट एक्सेट्रा। ठीक है। तो सल्फ़र हो गई, कॉपर हो गई, सिल्वर, गोल्ड, ग्रेफाइट, ये सब भी आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये सिंगल एलिमेंट मिनरल है, इनके साथ कोई एसोशिएट नहीं हो पाता है। ठीक है। दो सब्सटेंसेस नहीं मिली रहती है, सिर्फ सिंगल है ये। और बाकी जो होते हैं आपको नेचुरली बहुत सारे सब्सटेंसेस मिली हुई मिलेंगे मिनरल्स की। जैसे सल्फ़र, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ग्रेफाइट हो गई ना, ये सिंगल मिनरल है। ठीक है। और दो द नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैविंग अप द लिथोस्फीयर। ठीक है। लिथोस्फीयर में क्या आपको बहुत सारे एलिमेंट्स मिल जाते हैं और ये काफ़ी लिमिटेड होते हैं और कंबाइंड हो जाते हैं बहुत सारे तरीक़ों से। ठीक है। और बहुत सारे वैरायटी ऑफ मिनरल्स बनाते हैं। डिपेंड करता है कि उसमें कौन सी एलिमेंट्स मिल गई और किस टाइप की ये सब्सटेंस इन्होंने बना लिया। ठीक है। तो ये वेरी करता है। अभी आप देखोगे तो टोटल 2000 मिनरल्स हैं जो कि उनका नाम भी कर दिया गया है और उनको खोजा भी गया है अर्थ के क्रस्ट में। बट ऑलमोस्ट कॉमनली ऑकरिंग्स जो वन है, जो आपको कॉमनली फाउंड होगा, वो 6 मेजर मिनरल ग्रुप्स हो गए और इनको हम बोलते हैं एज मेजर रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स। ठीक है। ये सबके साथ कुछ ना कुछ मिलकर कोई सब्सटेंस बना लेते हैं। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं बेसिक सोर्स जो मिनरल की होती है वो हॉट मैग्मा होती है। आपको पता है कि हमारा जो एस्थेनोस्फीयर है, ठीक है, उस लेयर में आपको देखने को मिल जाएगा मैग्मा इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। व्हेन मैग्मा कूल्स, जब मैग्मा ठंडी हो जाती है तो क्रिस्टलाइन हो जाती है, तो मिनरल्स जो होते हैं वो क्रिस्टल्स हो जाते हैं और आपको सिस्टमैटिक सीरीज़ में ऐसे 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 सिस्टमैटिक सीरीज़ में देखने को मिल जाएगी। और ये जो सीक्वेंस होता है ये सॉलिडिफाई हो जाते हैं और रॉक्स बना लेती है। मिनरल जैसे कि कोल हो गई, पेट्रोलियम हो गई, नेचुरल गैस हो गई, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस होती है जो कि सॉलिड लिक्विड गैसेस फॉर्म्स में आपको देखने को मिलेगी। ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट सम इम्पॉर्टेंट मिनरल्स इन टर्म्स ऑफ देयर नेचर एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक इज़ गिवन बिलो। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा ब्रीफ इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि जो मिनरल्स होते हैं
उनकी जो नेचर और फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक होती है उसके बेसिस में। जैसे यहाँ पे आप फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हो। नंबर 1 में एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म होती है, ठीक है। एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म जो होती है वो ये डिटरमाइन की जाती है बाय इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, कि इसके अंदर की जो अरेंजमेंट है, ठीक है, जैसे क्यूब्स हो गए या ऑक्टेड्रॉन्स हो गए या हेक्सागोनल या प्रिज्म शेप के हो गए। मिनरल्स काफ़ी अलग अलग शेप के होते हैं, उसकी जो इंटरनल अरेंजमेंट्स होती है उससे हम उसको डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, कि उसके मॉलिक्यूल्स किस टाइप के शेप में है, क्यूब्स, ऑक्टेट, प्रिज्म्स, हेक्सागोनल। क्लीवेज टेंडेंसी, ठीक है, क्लीवेज कैसी होती है, इनकी टेंडेंसी टू ब्रेक इन गिवन डायरेक्शंस। अगर मान लो आप उसको तोड़ रहे हो या फिर वो विदरिंग या वो सब प्रोसेस से एक्सपोज्ड है तो वो किस तरीक़ा से टूटेगा। तो ये प्रोड्यूसिंग रिलेटिवली प्लेन सरफेस, उनकी जो प्लेन सरफेस होती है, इंटरनल अरेंजमेंट्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स मे क्लीव इन वन और मोर डायरेक्शंस, एक जगह या दूसरी जगह से टूट सकता है कोई भी एंगल से टू ईच अदर। फ्रैक्चर जो होती है वो इंटरमॉलिक्यूलर अरेंजमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। नो प्लेन्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की कोई प्लेन्स नहीं होती। क्रिस्टल टूट जाएगी इन इरेगुलर मैनर नॉट अलोंग द प्लेन्स ऑफ क्लीवेज। फिर हम लस्टर की बात करते हैं। इसकी जो अपीयरेंस होती है मटेरियल की, विदाउट रिगार्ड टू कलर, इसके कलर ना देखो तो मिनरल की एक डिस्टिंक्टिव लस्टर होती है, जैसे मेटलिक हो गई, सिल्की, ग्लॉसी, ये सब हो जाती है, ठीक है। कलर की बात की जाए तो कुछ मिनरल्स जो होते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक कलर जो होती है जिसको आप डिटरमाइन करेंगे मॉलिकुलर स्ट्रक्चर देख के, जैसे मेलेकाइट, ओजोराइट, फिर कैल्कोपाइराइट हो जाएगा, ये सब। और कुछ मिनरल जो होते हैं जो कलर्ड होते हैं उनमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जैसे कि बिकॉज ऑफ इम्प्योरिटीज़ क्वार्ट्ज जो है वो बहुत ही वाइट, ग्रीन, रेड, येलो कलर में आपको देखने को मिल जाएगा। स्ट्रीक कलर ऑफ द ग्राउंड पाउडर, ठीक है, ग्राउंड पाउडर यानी जो पाउडर्ड मिनरल है उसकी स्ट्रीक आप देखोगे मे बी द सेम कलर, एक ही कलर का होगा मिनरल या फिर अलग अलग। मैल्काटाइट जो है वो ग्रीन कलर का होता है और ये ग्रीन स्ट्रीक देता है। फ्लोराइड जो है ये पर्पल कलर की आपको देखने को मिलेंगी और ग्रीन में भी, पर ये वाइट स्ट्रीक देता है। ट्रांसपेरेंसी अगर बात करो तो लाइट रेज पास कर लेती हैं, दैट ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन प्लेनली, आराम से आप अंदर देख सकते हो। ट्रांसुलेंट राइट रेज पास थ्रू, ठीक है, ट्रांसुलेंट राइट रेज जो होती है वो पास करेगी और डिफ्यूज हो जाती है, दैट ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी सीन। और ओपेक, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स को आप देख नहीं सकते हो और वो ओपेक नहीं होती है, तो इसमें लाइट क्या है, पास बिल्कुल भी नहीं करेगी। अब हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ द इंडिविजुअल क्रिस्टल्स। अब इसकी जो स्ट्रक्चर है, जैसे कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट की गई है इंडिविजुअल क्रिस्टल्स की जो काफ़ी फाइन है, मीडियम या फिर क्वार्ट्ज ग्रेन फाइब्रस है, या सेपरेबल डाइवर्जेंट रेडिएटिंग हो गई, ठीक है, ऐसा भी इनका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। या तो फाइन मतलब होता है बिल्कुल टुकड़ी टुकड़ी में, मतलब बिल्कुल स्मूथ फाइन, एकदम फाइन, ठीक है। मीडियम मतलब होता है जो मीडियम या क्वार्ट्स मतलब जो खरदरा होता है, जिसका आप छूओगे तो थोड़ा सा रफ लगेगा, ठीक है, उसको हम क्वार्ट्स ग्रेन बोलते हैं। फाइब्रस का इसमें आ जाएगा, या तो वो अलग हो सकता है, डाइवर्जेंट और रेडिएटिंग भी हो सकता है। अब हम हार्डनेस की बात करते हैं। रिलेटिव रेजिस्टेंस बीइंग स्क्रैच्ड, अगर आप स्क्रैच करोगे तो 10 मिनरल्स जो हैं उसकी आप मेज़र द डिग्री ऑफ हार्डनेस, तो ये इसकी हार्डनेस है। जैसे 1 से लेकर 10 तक हमने इसको क्या किया है, डिग्री दी है। दे आर टॉल्क जो है वो क्या होता है, पाउडरी होता है। जिप्सम 2, 3 में कैल्साइट, 4 में फ्लोराइड, एपाटाइट 5, फेल्ड्सपार 6, क्वार्ट्ज 7, टोपज 8, 9 क्रोंडम और 10 में डायमंड। सबसे हार्डेस्ट जो होता है वो डायमंड होती है और सबसे सॉफ्टेस्ट टॉल्क होती है। कंपेयर टू दिस, फॉर एग्जांपल अ फिंगर नेल, हमारे जो फिंगर नेल होती है वो 2.5 है, ठीक है, इसकी हार्डनेस, और ग्लास ऑफ नाइफ ब्लेड की हार्डनेस आपको 5.5 दिखेगी। अब हम 10th में स्पेसिफिक ग्रेविटी देखते हैं, द रेशियो बिटवीन अ वेट ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट, ठीक है।
अब जो कोई भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है उसकी जो रेशियो जो होती है वेट, ठीक है, ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर का वॉल्यूम से बिल्कुल इक्वल होता है उसका वेट। ऑब्जेक्ट वेग्ड इन एयर देन वेग्ड इन वाटर। अब जो ऑब्जेक्ट है जो एयर में आप वेग करते हो और जब वो वाटर में वेग की जाती है, डिवाइड वेट इन एयर, ठीक है। अब एयर से इसको डिवाइड कर दो बाय द डिफरेंस ऑफ द टू वेट्स, तो टू वेट्स में इसकी डिफरेंस देखने को आपको नज़र आ जाएंगी। अब हम मेटलिक मिनरल्स देखते हैं। ये जो मिनरल होती है ना, इसमें आपको दिखेगा मेटल कंटेंट एंड कैन बी सब डिवाइडेड 3 टाइप्स के होते हैं। मेटलिक में क्या मिलेंगे आपको, मेटल मिलती है, मेटल कंटेंट होती है, और 3 टाइप्स में हमने इसको डिवाइड किया है। एक हो गया प्रीसियस मेटल्स, जिसमें गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम ये सब आ जाएंगे, ठीक है। क्या आ जाएंगे, गोल्ड आ जाएंगे, सिल्वर, प्लेटिनम एक्सेट्रा, ये सब बहुत प्रीसियस मेटल्स होते हैं। वेयर एज इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द फेरस मेटल्स, तो फेरस मेटल्स में आपको आयरन मिल जाएगी, ठीक है, फेरस मतलब ही आयरन खुद होता है, एंड अदर मेटल्स इसमें मिक्सड होते हैं आयरन के साथ, ताकि ये बहुत सारे काइंड्स ऑफ स्टील बना लेते हैं, जैसे मैंगनीज़ हो गई, निकल हो गई, ओके। फिर नॉन फेरस मेटल्स में बात करेंगे तो एल्युमिनियम, टीन, जिंक, लेड, कॉपर, ठीक है, ये सब मेटल्स हो जाते हैं। नॉन मेटलिक मिनरल्स ये वही अगेन है, ये मिनरल जो होते हैं जिसमें आपको मेटल कंटेंट नहीं मिलेगा या आयरन नहीं मिलती है, ठीक है, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ नहीं होती है एंड गुड कंडक्टर, आपको बस याद रखना है मैग्नेटिक कैरेक्टर नहीं होती है। सल्फर, फॉस्फेट्स, नाइट्रेट्स ये सब एग्जाम्पल है नॉन मेटलिक मिनरल्स की। सीमेंट जो है मिक्सचर है नॉन मेटलिक मिनरल्स की। अब हम रॉक्स में आ जाते हैं। रॉक्स जो होती है अर्थ के क्रस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा, उसको हम रॉक्स बोलते हैं, ठीक है। अर्थ क्रस्ट इज़ कम्पोज्ड ऑफ रॉक्स, तो अर्थ के क्रस्ट में आपको क्या मिलेगा, रॉक्स मिल जाते हैं। रॉक्स जो होती है वो क्या हुआ है, एग्रीगेट है, बहुत सारे मिनरल्स मिले हुए हैं, ठीक है, एक या एक से ज़्यादा मिनरल्स मिले हुए हैं। रॉक जो होती है वो हार्ड भी हो सकती है, सॉफ्ट भी हो सकती है, या वेराइड कलर्स की भी हो सकती है, रेड, ब्लैक, ठीक है, ग्रीन, ऐसे ऐसे रॉक्स आपने देखी होगी। फॉर एग्जांपल ग्रेनाइट जो होता है काफ़ी हार्ड है, सोपस्टोन जो होती है वो काफ़ी सॉफ्ट होती है, ठीक है, सोपस्टोन आपने देखा होगा। गबरो जो होती है वो ब्लैक कलर की होती है, और क्वार्ज़िटाइट जो होती है वो मिल्की वाइट कलर की होती है। तो रॉक्स जो होते हैं ना उनकी कोई डेफिनाइट कंपोजिशन नहीं होती है, मिनरल ऑफ मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, इनकी मिनरल जो होते हैं इनमें कोई डेफिनाइट नहीं होती है उसकी कंपोजिशन, वो या तो वेरी कर सकता है, ठीक है, उसमें या तो आयरन बहुत ज़्यादा मिला होगा या कॉपर, ऐसा। फेल्ड्स्पार एंड क्वार्ट्ज आर द मोस्ट कॉमन मिनरल्स फाउंड इन रॉक्स। तो रॉक्स में आपको सबसे ज़्यादा जो फेल्ड्स्पार मिलेगा और क्वार्ट्ज मिलेगा, ये दो मिनरल्स बहुत ज़्यादा एविडेंटली फाउंड होता है रॉक्स में, कॉमनली फाउंड। पेट्रोलॉजी मतलब होता है साइंस ऑफ रॉक्स, ठीक है, हम स्टडी करते हैं ना तो उसको पेट्रोलॉजी बोलते हैं, रॉक्स की स्टडी को। पेट्रोलॉजिस्ट पढ़ते हैं रॉक्स के बारे में और उनकी डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में विज विज मिनरल कंपोजिशंस। तो यहाँ पे स्टडी करते हैं बहुत सारे डिफरेंट ऑल एस्पेक्ट्स की, जैसे मिनरल कंपोजिशन हो गई, टेक्सचर हो गया, रॉक का स्ट्रक्चर, कहाँ से वो ओरिजिन हुआ है, उसके ऑकरेंस कैसे हुई है, ऑल्ट्रेशंस और इनके रिलेशनशिप विद अदर रॉक्स, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं काफ़ी क्लोज रिलेशन है रॉक्स और लैंडफॉर्म्स का, रॉक्स एंड सॉइल्स का। एक जियोग्राफर जो है उसको बेसिक नॉलेज रॉक्स की ज़रूरत पड़ती है, ताकि वो बहुत सारे अलग जो रॉक्स होते हैं, अलग अलग रॉक्स होते हैं, उसको ग्रुप कर सके 3 फैमिलीज़ के अंदर। और वो 3 फैमिलीज़ हमने पढ़ा था, इग्नियस होता है, ठीक है, जो इग्नियस मतलब इग्नी मतलब होता है फायर, जो लावा और या फिर मैग्मा से सॉलिडिफाई हो जाता है। मैग्मा जो अर्थ के अंदर होता है, लावा जो अर्थ के बाहर, क्रस्ट के बाहर। तो और दूसरा हो गया सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है, ये हमने पढ़ा था सेडिमेंट्री रॉक्स, ये डिपोजिशन ऑफ फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक्स होती है, टूटी टूटी रॉक्स बाय एक्सोजिनस प्रोसेस। फिर हो गया मेटामॉर्फिक रॉक्स, जिसमें जो एग्जिस्टिंग रॉक होती है इग्नियस और मेटामॉर्फिक, ठीक है, ये रिक्रिस्टलाइजेशंस की प्रोसेस से गुज़रती हैं, तो मेटामॉर्फिक रॉक्स हो जाते हैं अंडर ग्रेट प्रेशर एंड टेम्परेचर।
तो फिर अब हम वन बाय वन पढ़ते हैं इनको। हमने ऑलरेडी पढ़ा था क्लास 10 या 8 में या सॉरी 9 में पढ़ा होगा, तो इसको हम थोड़ा सा आज एलोबोरेट होकर करके पढ़ेंगे। इग्नियस रॉक्स जो होती है वो फॉर्म होती है आउट ऑफ मैग्मा लावा फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ठीक है, अगर अर्थ के अंदर वो फॉर्म हो रही है तो उसको मैग्मा बोलते हैं, और लावा जो है अर्थ के बाहर की सरफेस को बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी रॉक्स। आपको पता होगा इग्नियस रॉक जो होती है वो प्राइमरी रॉक्स होती है। इग्निस मतलब होता है फायर। ठीक है, लैटिन में इसका वर्ड मतलब होता है फायर। ये फॉर्म्ड होती है जब मैग्मा ठंडी हो जाती है और सोलिडिफाई हो जाती है। यू ऑलरेडी नो व्हाट मैग्मा इज़। आपको पता है कि मैग्मा क्या होता है। जब मैग्मा ऊपर की तरफ निकलता है और जब वो ठंडी हो जाता है तो फिर सॉलिड बन जाता है, तो इसी को हम बोलते हैं इग्नियस रॉक। ठीक है, अब जब प्रोसेस ऑफ कूलिंग हो जाता है फिर सॉलिडिफिकेशन हो जाती है। ये अर्थ के क्रस्ट में भी ऐसा हो जाता है। तो ये दोनों जगह होती है, अंदर भी अर्थ के अंदर भी कूल डाउन हो जाता है और बाहर भी कूल डाउन हो जाता है। तो इग्नियस रॉक को हमने क्लासिफाई करा ऑन द बेसिस ऑफ द टेक्सचर, उनका कैसा टेक्सचर है। टेक्सचर डिपेंड करती है साइज़ और अरेंजमेंट ऑफ ग्रेन्स को देखकर कि उनकी कैसी साइज़ है और कैसे वो ग्रेन्स की अरेंज की गई है, और फिज़िकल कंडीशंस ऑफ द मटेरियल्स, और उनकी कंडीशंस कैसी है उस मटेरियल्स की। इफ़ मोल्टेन मटेरियल इज़ कूल डाउन स्लोली, अगर जो पिघला हुआ मटेरियल था वो धीरे धीरे कूल डाउन हुआ है बहुत ही अंदर अर्थ के अंदर, तो मिनरल ग्रेन जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होंगे। लेकिन अगर सडन कूलिंग की बात हो गई सरफेस में तो ये क्या होगा, स्मॉल एंड स्मूथ ग्रेन्स होंगे। तो अर्थ में आपको यूजुअली स्मॉल एंड स्मूथ ग्रेन्स दिखेंगे, वेरएज कंपैरेटिवली टू अर्थ के डेप्थ्स में बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट कंडीशंस ऑफ कूलिंग वुड रिजल्ट इन इंटरमीडिएट साइज। अब जैसे इंटरमीडिएट कंडीशंस हैं, ठीक है, इनके ठंडे होने की, वो क्या रिजल्ट करेगा, इंटरमीडिएट साइज ऑफ ग्रेन्स मेकिंग अप इग्नियस रॉक, ग्रेनाइट, गब्रो, पेगमेटाइट, बसाल्ट, वोल्केनिक ब्रिकिया एंड टफ आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ इग्नियस रॉक। ये सब इग्नियस रॉक का एग्जांपल्स हैं, गाब्रो, ग्रेनाइट, पेगमेटाइट, बसाल्ट, वोल्केनोब्रिकिया एंड टफ। सेडिमेंट्री रॉक्स में आ जाते हैं। ये जो सेडिमेंट्री मतलब ही सबको पता चल रहा होगा, ये इसका लैटिन वर्ड मतलब होता है सेडिमेंटम, जिसका मतलब होता है सेटलिंग, सेटल हो जाना। रॉक्स जो इग्नियस होती है, ठीक है, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक होती है रॉक्स ऑफ द अर्थ सरफेस, वो एक्सपोज्ड होते हैं डिनोटेशनल एजेंट्स। ठीक है, उनमें क्या होती है, एजेंट्स जो आते हैं वो वर्क प्ले करते हैं, उनका इंटरप्ले रहता है कि उनके सरफेस को वो विदरिंग कर देते हैं। डिनोटेशनल एजेंट्स जो होते हैं वो उनकी साइजेस को तोड़ फोड़ करते हैं, तो ये टूट जाती है, और ये जो फ्रेगमेंट्स होती है ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं बाय डिफरेंट एक्सोजिनस एजेंसीज। एक्सोजिनस मतलब बाहर वाले जो एग्जिस्टिंग फोर्सेस होती हैं, जैसे रेन हो गई है ना, वाटर रिवर फ्लो हो गई, एयर हो गई, ग्लेशियल हो गई, तो ये सब एजेंसीज को डिपॉजिट्स कर देते हैं। तो ये डिपॉजिट्स हो जाती है थ्रू कॉम्पैक्शन टर्न इनटू रॉक्स। ठीक है, तो डिपॉजिट्स होने के बाद फिर कॉम्पैक्ट हो जाते हैं और फिर रॉक बन जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम लिथिफिकेशन बोलते हैं। बहुत सारे सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं, द लेयर्स ऑफ डिपॉजिट्स रिटेन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स इवन आफ्टर लिथिफिकेशंस। बहुत सारे सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं, इनकी जो लेयर होती है डिपॉजिट्स, ये क्या करते हैं, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती है वो रिटेन कर लेते हैं इवन आफ्टर लिथिफिकेशन। यानी कि रॉक बन गए हैं फिर भी इनकी जो लेयर्स होती है डिपॉजिट्स की, वो कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक को रिटेन करके रहती है। इसलिए हम लोग बहुत सारे लेयर्स जो देखते हैं, डिफरेंट लेयर्स, वेराइंग थिकनेस इन सेडिमेंट्री रॉक्स लाइक सैंडस्टोन, शेल, ये सब इनको आप देखोगे ना तो इनमें बहुत सारी लेयर बनी रहती है। मान लो इधर फॉर्म हो गया तो फिर से लेयर चढ़ जाती है, फिर इधर फॉर्म हो गया तो फिर, तो लेयर्स इनमें परतें आती ही रहती हैं।
डिपेंडिंग इन द मोड ऑफ द फॉर्मेशंस, अब डिपेंड करता है कि इनकी कैसे फॉर्मेशंस हुई। सेडिमेंट्री रॉक्स को हमने क्लासीफाई करी है 3 मेजर ग्रुप्स में। पहला हो गया मैकेनिकली फॉर्म्ड, ठीक है, कैसे वो फॉर्म हुआ है, सैंडस्टोन कॉन्ग्लोमीरेट हो गया, लैमस्टोन शेलसेस, ठीक है, लोएस हो गया, ये सब एग्जांपल्स हैं, आपको मैकेनिकली फॉर्म दिखेंगे। ऑर्गेनिकली फॉर्म जो होते हैं, यानी कि जो लिविंग थिंग से बनी है, उसको गेसिराइट, चॉक, लाइमस्टोन, कोल एक्सेट्रा बोलते हैं। सम एग्जांपल्स जिसमें केमिकली फॉर्म्ड होते हैं, जिसको हम चर्ट बोलते हैं, लाइमस्टोन्स, हालाइट, पोटाश एक्सेट्रा, ये सब एग्जांपल्स आपको केमिकली फॉर्म्ड में देखने को मिल जाएंगे। मेटामॉर्फिक, ओके, तो मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होते हैं, इसका मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म। मेटामॉर्फिक ही मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म। ये रॉक जो होती हैं, काफ़ी इनमें क्या होता है, एक्शंस, टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर, हीट का काफ़ी ये रहता है, कंट्रीब्यूशन रहती है, ठीक है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ठीक है, पीवीटी बोलते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म है पीवीटी, यानी याद रखना, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर बदल जाती है। मेटामॉर्फिज्म जो होती है वो अकर करती है कहाँ पे, तो रॉक्स, when rocks are forced down to lower levels by tectonic processes, or even when molten magma rising through the crust comes in contact with the crustal rocks, or the underlying rocks are subjected to great amounts of pressure by overlying rocks, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि मेटाफॉर्मिज्म जो है ये तब होती है जब रॉक्स में काफ़ी एक फोर्स लगता है, ठीक है, कहाँ पर, तो लोअर लेवल, ठीक है, टेक्टोनिक प्रोसेस चलती है लोअर लेवल में, तो वहाँ पर हॉट, ये जो टेक्टोनिक प्रोसेस होती है ना, या फिर मोल्टन मैग्मा जो ऊपर आ जाता है क्रस्ट में, तो वो कांटेक्ट में आ जाता है क्रिस्टल रॉक्स का, और जो भी उसके नीचे अंडरलाइंग रॉक्स होते हैं उनमें काफ़ी अमाउंट ऑफ प्रेशर और ओवरलाइंग रॉक्स जो आसपास हैं उसमें पड़ती है, तो इससे क्या हो जाता है, मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है। मान लो यहाँ पहले से रॉक जो है बहुत सारे गिरे हुए हैं, इसमें मैग्मा आ गया, ठीक है, बह गया, तो एक कॉन्टीन्यूस यहाँ पे क्या हुआ, बहुत प्रेशर हीट से क्या हो जाता है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस विल टेक प्लेस। तो यहाँ पे काफ़ी ग्रेट अमाउंट्स ऑफ प्रेशर ओवरलाइंग रॉक्स में हो जाती है। तो मेटामॉर्फिज्म जो है कि ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऑलरेडी कंसोलिडेटेड रॉक्स जो होते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशंस एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मटेरियल्स ओरिजिनल रॉक्स में आपको देखने को मिलेंगे। अब हम देखते हैं मैकेनिकल डिसरप्शंस एंड रीऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द ओरिजिनल मिनरल्स। अब हम मैकेनिकल डिसरप्शंस देखते हैं कि कैसे इनमें डिसरप्ट होती है मैकेनिकली और कैसे रीऑर्गेनाइजेशन होती है ओरिजिनल मिनरल्स की, ठीक है, रॉक्स के अंदर, ड्यू टू ब्रेकिंग एंड क्रशिंग विदाउट एनी एप्रिशिएबल केमिकल चेंजेस इज कॉल्ड डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म। तो मान लो मैकेनिकल डिसरप्शंस एंड रीऑर्गेनाइजेशन, यानी कि मान लो कोई रॉक है, ठीक है, वो टूटी, मैकेनिकली वो टूट रही है और फिर से बन जा रही है ओरिजिनल मिनरल्स का, ठीक है, ओरिजिनल मिनरल्स हैं जो टूट रही है और फिर से रीऑर्गेनाइज्ड हो रही है रॉक्स के अंदर ही। तो ये जो टूटना हो गया, क्रशिंग हो गई है ना, ब्रेकिंग एंड क्रशिंग, बिना कोई केमिकल चेंजेस के बिना, ठीक है, तो हम इसको डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म बोलते हैं, याद रखना इस टर्म को, बिना कोई केमिकल चेंज के कोई चीज़ टूट रहा हो, ठीक है, क्रशिंग हो रही है, मैकेनिकल डिसरप्शंस के चलते टूट रही है और बन रही है दोबारा, तो इसको बोलते हैं डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म। द मटेरियल्स ऑफ द रॉक्स केमिकली ऑल्टर, ठीक है, यहाँ के जो मटेरियल्स होते हैं रॉक के, वो क्या कर देते हैं, केमिकली इसको ऑल्टर कर देंगे और रिक्रिस्टलाइज कर देंगे थर्मल मेटामॉर्फिज्म के थ्रू। फिर दो टाइप के थर्मल मेटामॉर्फिज्म होते हैं, कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म एंड रीजनल मेटामॉर्फिज्म।
इन कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म, ठीक है, इसमें क्या होता है, रॉक्स जो होते हैं वो हॉट इंक्लूडिंग मैग्मा के कांटेक्ट में आकर एंड लावा एंड अदर रॉक मटेरियल्स जो होते हैं वो उसके साथ रिक्रिस्टलाइज कर देंगे बहुत ही हाई टेम्परेचर्स में। क्वाइट ऑफ्टन नए मटेरियल्स जो होते हैं वो मैग्मा से क्या होते हैं, निकलते हैं और लावा इसमें ऐड हो जाती है रॉक्स में, ठीक है। फिर आपको रीजनल मेटामॉर्फिज्म में रॉक्स दिखेंगे जिसमें काफ़ी क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होती है, डिफॉर्मेशंस कॉज्ड बाय टेक्टोनिक शीरिंग टुगेदर, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ड्यू टू डिफॉर्मेशन, ठीक है, डिफॉर्मेशन होने से टेक्टोनिक शीरिंग एक साथ हो जाती है विथ हाई टेम्परेचर और प्रेशर और बोथ, ठीक है, हाई टेम्परेचर प्रेशर हो जाएगी या दोनों। अब इस प्रोसेस में मेटामॉर्फिज्म जो है, कुछ रॉक्स जो होते हैं ग्रेन्स और मिनरल्स अरेंज हो जाते हैं लेयर्स और लाइंस में। ऐसे अरेंजमेंट ऑफ मिनरल्स, ग्रेन्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स को हम बोलते हैं फोलिएशन और लिनिएशन, ठीक है, फोलिएशन एंड लिनिएशन, जिसमें लेयर्ड हो जाएंगे वो। समटाइम्स मिनरल और मटेरियल्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स आर अरेंज्ड इनटू ऑल्टरिंग थिन और थिक लेयर्स। कभी कभी मिनरल्स या फिर मटेरियल्स जो होती है वो डिफरेंट ग्रुप्स के, ठीक है, उनको अरेंज की जाती है ऑल्टरनेटिंग थिन और थिक लेयर्स, ठीक है, या तो पतली होगी या मोटी लेयर्स होगी, अपेयरिंग इन लाइट एंड डार्क शेड्स, या फिर लाइट डार्क शेड्स में वो दिखेंगी, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर को मेटामॉर्फिक रॉक्स को बोलते हैं बेंडिंग बोलते हैं, एंड रॉक्स डिस्प्लेइंग बेंडिंग आर कॉल्ड बेंडेड रॉक्स। और जो बेंडिंग आपको शो होगा, ऐसे रॉक्स जो बेंडिंग दिखाती है उसको हम बोलते हैं बेंडेड रॉक्स। टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक डिपेंड करती है ओरिजिनल रॉक्स दैट आर सब्जेक्टेड टू मेटामॉर्फिज्म। कोई भी जो मेटामॉर्फिक रॉक होती है, ठीक है, उसमें नहीं, कोई ओरिजिनल रॉक्स होती है उसमें अगर मेटामॉर्फिज्म या सब्जेक्टेड टू मेटामॉर्फिज्म हो जाती है, ठीक है, तो वो जो होती है वो डिपेंड करती है ओरिजिनल रॉक दैट वाज सब्जेक्टेड टू मेटामॉर्फिज्म, ठीक है, कौन सी रॉक जो है मेटामॉर्फिज्म से वो गुजरी है। तो दो मेजर ग्रुप्स हैं, जैसे फोलिएटेड रॉक्स हो गए, नॉन फोलिएटेड रॉक्स हो गए, जेनेसोइड, ग्रेनाइट, सिनाइट, स्लेट, सिस्ट, मार्बल, कोजाइट, क्वार्ट्जाइट, ये सब एग्जांपल्स हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स के। रॉक साइकिल्स, रॉक्स जो होते हैं वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहते ही नहीं हैं बहुत टाइम तक और बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस से गुजरते हैं। एक रॉक साइकिल होता है जो काफ़ी कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है जिससे ओल्ड रॉक्स जो होते हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे न्यू रॉक्स में। यहाँ पे आपको एक फिगर दिख रहा है, मेटामॉर्फिक रॉक, मैग्मा, इग्नियस रॉक, फिर सेडिमेंट, सेडिमेंटरी रॉक साइकिल चल रही है, ठीक है, विदरिंग यानी इरोजन का। यहाँ पे आप देखोगे इग्नियस रॉक्स आर प्राइमरीली रॉक्स एंड अदर रॉक्स, ठीक है, इग्नियस जो होते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी रॉक्स बोलते हैं, और अदर रॉक्स जैसे सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक फॉर्म करते हैं, ये प्राइमरी रॉक्स, यही रॉक से बनते हैं इसलिए इसको प्राइमरी रॉक्स बोलते हैं। सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक से बनते हैं, इग्नियस रॉक से ही बनते हैं। इग्नियस रॉक्स जो होती है उसको आप बदल सकते हो मेटामॉर्फिक रॉक्स में। द fragments derived out of igneous and metamorphic rocks forms into sedimentary rocks। अब जो फ्रेगमेंट्स यानी कि टूटी टूटी जो होती है रॉक्स, ठीक है, वो इग्नियस रॉक से ही आती है, और मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होते हैं वो भी वही होती है, तो उससे सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक्स दमसेल्व्स जो होते हैं वो इनटू फ्रेगमेंट्स वो हो जाते हैं, और फ्रेगमेंट्स जो होती हैं वो सोर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स होती है। तो ये कम्प्लीटली क्या है, एक रॉक साइकिल है। यहाँ पे जो सोर्स है इन्फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, द क्रिस्टल रॉक्स जैसे इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री हो गई। एक बार जब ये फॉर्म हो जाती हैं तो ये कहाँ पे चली जाएगी, मेंटल में चली जाएंगी, यानी कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ में। अब सबडक्शन प्रोसेस होती जो हमने पढ़ा था, ठीक है, कॉन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, उसके प्रोसेस से क्या होती है, सबडक्शन प्रोसेस हो जाएगी। फिर वो अंदर जब चली जाती है तो फिर से वॉल्केनो होगा,
plate zones under another plate in zones convergence and same meltdown due to the increase in temperature. ठीक है, इंक्रीज टेम्परेचर होने से मेल्टडाउन हो जाएगा इंटीरियर में, फिर मोल्टन मैग्मा बन जाएगा और ये रिपीटेडली चलते रहेगी। ओरिजिनल सोर्स फॉर द इग्नियस रॉक्स। तो ये चैप्टर ख़त्म हो जाती है, तो आप इसको अच्छी तरह से याद रखना। दिस इज़ गोइंग टू बी अगेन वेरी important chapter. See you guys in the next chapter. Bye.